तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे 25 जून 1975 में लगाई गई उस इमरजेंसी का जिसे भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। और उसके बाद ये 2 साल तक इमरजेंसी लगी रहती है। उस दौरान क्या क्या होता है, क्यों इमरजेंसी लगाई जाती है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में ये लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति भारत में 3 कंडीशंस में इमरजेंसी लगा सकते हैं। अगर भारत किसी देश के साथ में युद्ध कर रहा हो, कोई देश भारत के साथ में युद्ध करे, या फिर भारत में इंटरनल डिस्टरबेंस हो, मतलब आंतरिक अशांति का माहौल हो। जून 1995 को क्या हुआ था, उसकी नींव थोड़े समय पहले तक ही पड़ चुकी थी। ये एक तरह से लड़ाई थी इंदिरा गांधी की सरकार और न्यायपालिका के बीच की। इससे पहले भी कुछ इंसिडेंसेस हुए थे जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार और जुडिशरी सिस्टम के बीच में ठनी थी, और उसका क्या रिजल्ट निकला था आपको सिलसिलेवार थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। 1969 में इंदिरा गांधी 14 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को गवर्नमेंट ओनरशिप में लाने की घोषणा करती हैं, मतलब नेशनलाइज करने की घोषणा करती हैं। और इस ऑर्डिनेंस को 18 जुलाई 1969 को लाया जाता है, और 19 जुलाई को ही प्रेसिडेंट से साइन करवा के इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पे 14 बैंकों को नेशनलाइज करने की घोषणा कर देते हैं। इन बैंकों के नेशनलाइज होने पे जो इसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था। ऐसा ही एक बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक शेयर होल्डर रुस्तम सी कूपर, इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना जजमेंट सुनाता है कि ये क्योंकि शेयर होल्डर्स के हक में नहीं है, तो इस ऑर्डिनेंस को रद्द कर दिया जाए। यहाँ से शुरू होती है इंदिरा सरकार और न्यायपालिका की लड़ाई। इस ऑर्डिनेंस के रिजेक्ट होने के बाद अगले ही साल इंदिरा सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को ही रिवर्स कर देता है। इसके बाद एक और केस हुआ था प्रिवी पर्स को लेके। प्रिवी पर्स बेसिकली एक पेमेंट थी जो उन रॉयल फैमिलीज को दी जाती थी जिनको इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के टाइम पे भारत में मिला के भारत का हिस्सा बनाया गया था। जैसा कि आपको पता होगा, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसमें बहुत सारी रियासतें थीं, राजा थे, महाराजा थे। उन सब की रियासतों को भारत में मिला के पूरे भारत देश की रचना की गई थी। तो ये रॉयल फैमिलीज थीं, जब ये इंडिया में जुड़ रही थीं तो उनकी एक शर्त थी कि उनके जो भी डिसेंडेंट्स हैं, जो भी रॉयल फैमिलीज हैं, उनको एक हर्जाना, एक कुछ अमाउंट मिलता रहे, जिसको प्रिवी पर्स कहा जाता था। इंदिरा सरकार ने एक बिल निकाला इस प्रिवी पर्स को बंद कराने के लिए। हालांकि वो बिल जो था वो राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। तो इंदिरा सरकार ने इसके लिए एक और रास्ता निकाला और एक घोषणा कर दी कि भारत सरकार किसी भी प्रिंसली स्टेट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगी। जब प्रिंसली स्टेट ही रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो फिर जब रियासत ही नहीं बची, राजा ही नहीं बचे, तो फिर इसका प्रिवी पर्स का भी कोई औचित्य नहीं रह गया। इसके खिलाफ जो भी राजघराने के लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। अगेन सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो इस प्रोक्लेमेशन को रद्द कर देते हैं। अगेन इंदिरा सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती है जिसके हिसाब से सारी रूलिंग फैमिलीज जो होती हैं उनके लिए प्रिवी पर्स को ख़त्म कर दिया जाता है। एक और बार वो कोर्ट के आदेश को पलट देते हैं। यही वो समय था जब सिंधिया फैमिली जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं विरोध के तरीके से, और आज भी वो चुनावी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अब अगर बात की जाए 1975 में लगाई गई इमरजेंसी की, तो उसके पीछे भी यही एक कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट था। 1971 में भारत में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी का नारा गरीबी हटाओ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उन्होंने ज़बरदस्त चुनाव प्रचार किया और उस चुनाव प्रचार की बदौलत कांग्रेस 2/3 बहुमत से जीती। उस समय लोकसभा में 518 सीटें होती थी जिनमें से 352 कांग्रेस ने जीती। कांग्रेस की सरकार बनी। जिस समय ये चुनाव हुआ था तो इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था।
बाद में ये एक तरह से गांधी परिवार की ही सीट बन गई। इसमें हमेशा गांधी परिवार ही चुनाव लड़ता है। चुनाव में रायबरेली की इस सीट में उनके सामने खड़े हुए थे जॉइंट सोशलिस्ट पार्टी के नेता राज नारायण, जो वैसे तो उनसे 1 लाख वोटों से हार गए थे, लेकिन वो इस नतीजे के खिलाफ कोर्ट में केस कर देते हैं। वो इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने इस चुनाव में सरकारी सुविधाओं का, सरकारी रिसोर्सेज का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, धांधलेबाजी करी है और बहुत सारी अलग अलग 14 इल्ज़ाम लगाए थे और ये मांग की थी कि उनकी इस जीत को अमान्य घोषित किया जाए और इसके लिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील कर दी। इस अपील का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो ये था कि इंदिरा गांधी के उस समय के जो सेक्रेटरी थे, जो एक सरकारी पद होता है गजटेड ऑफिसर का, यशपाल कपूर जी, उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने इंदिरा गांधी की रायबरेली के चुनावी कैंपेन को पूरी तरीके से संभाला था, एक चुनावी कार्यकर्ता की तरीके से काम किया था, जबकि वो एक सरकारी नौकरी में थे। हालांकि यशपाल कपूर जी ने भी ये कहा था कि उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति जी को भेज दिया था, लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस थे वो कुछ इस तरीके से थे कि उनका इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही वो एक तरीके से कार्यकर्ता बन के इंदिरा गांधी जी के लिए काम करना शुरू कर चुके थे। ये चीज़ें पूरी तरीके से, क्योंकि रेजिग्नेशन की डेट, फिर उनके चुनाव वाली डेट, सारी चीज़ें लिखित तौर पे थी, तो वो तो पूरी तरीके से साबित हो रहा था। 14 केस टोटल डाले गए थे इंदिरा गांधी जी के ऊपर। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है और वो 14 में से 2 केसेस में इंदिरा गांधी को दोषी पाते हैं। पहला कि उन्होंने सरकारी रिसोर्सेज को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जो उनके चुनावी मंच थे, लाउड स्पीकर्स थे, वो सरकारी खर्चे पे आए, सरकारी रिसोर्सेज थे जिनको उन्होंने यूज़ किया अपने चुनावी फ़ायदे के लिए। और दूसरा जो मैंने बताया था, उनके सेक्रेटरी जो एक गेजेटेड ऑफिसर थे, सरकारी ऑफिसर थे, उनको उन्होंने अपने प्राइवेट यूज़ और क्या कहते हैं, चुनावी यूज़ में इस्तेमाल किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी ने ये फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी जो हैं वो, जो रायबरेली से उनकी जीत थी उसको रद्द माना जाए। उनकी लोकसभा की सदस्यता भी ख़त्म कर दी गई और 6 साल तक चुनाव लड़ने पे रोक लगा दी गई। अब टेक्निकली इंदिरा गांधी पीएम नहीं रह सकते थे, क्योंकि अगर उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो चुकी है, 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो राज्यसभा सदस्यता भी किसी तरीके से नहीं आ सकती। तो टेक्निकली पीएम को दोनों में से किसी एक सदन का मेंबर होना ज़रूरी है। अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको विदिन, प्रधानमंत्री बनने के विदिन 6 मंथ्स दोनों में से किसी न किसी सदन का सदस्य बनना ही पड़ेगा। और क्योंकि 6 साल का बैन लग चुका था और चुनाव लड़ने पे, और लोकसभा जो जो वो जीत के आए थे वो रद्द हो चुकी थी सदस्यता, तो अब उनका पीएम बने रहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया कांग्रेस को कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें और जैसा भी प्रधानमंत्री जिनको आपको चुनना है आप चुन लें, क्योंकि कांग्रेस तो बहुमत में थी ही, तो प्रधानमंत्री तो उन्हीं का होना था। अब 23 जून 1997 को इंदिरा गांधी हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। वैसे तो ये गर्मियों की छुट्टी का समय था कोर्ट के लिए, लेकिन इतना बड़ा केस होने की वजह से अगले ही दिन 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर इसमें अपना फैसला सुनाते हैं और वो ये कहते हैं कि हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है हम उस पर रोक तो नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं विद अदर कंडीशंस, लेकिन आपकी जो लोकसभा की मेंबरशिप के जितने भी फ़ायदे हैं, चाहे वो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट करना हो, चाहे उसकी सैलरी हो, चाहे कोई भी और सुविधाएं हों, वो आप नहीं ले सकते। हाँ, आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर सकते हैं। अब पॉइंट वही था कि एक केस जो चल रहा है उसका रिजल्ट आने में तो पता नहीं कितना समय लग जाए। जो पिछला केस उनके ऊपर डाला गया था वो 2 साल तक चला था और 6 महीने के अंदर उन्हें किसी न किसी सदन की सदस्यता तो लेनी ही पड़ती, क्योंकि प्रधानमंत्री बनना है तो फिर किसी न किसी तरह से सदस्य बनना ही पड़ेगा। तो अब उनका प्राइम मिनिस्टर बने रहना थोड़ा मुश्किल हो गया था। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया था और 25 जून को जयप्रकाश नारायण, जो एक बहुत ही कद्दावर नेता थे, उन्होंने
कांग्रेस के इंदिरा गांधी के विरोध में नई दिल्ली के रामलीला मैदान पे एक रैली बुलाई थी। वहाँ पे बहुत हैवी नंबर्स में लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ जुटती है। वहाँ पे जयप्रकाश नारायण लोगों से तो ये चीज़ कहते ही हैं कि आप इस सरकार के साथ में असहयोग करें, आप इसका विरोध करें, प्रदर्शन करें। साथ में वो पुलिस और आर्मी के लोगों को भी, सरकारी लोग जो हैं, आर्म फोर्सेस जो हैं, उनको भी इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि आप सरकार की बात मानना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो ये सरकार है, जो प्रधानमंत्री हैं, यही गलत तरीके से चुने हुए हैं, ये वैधानिक नहीं है, तो आप इनको मानना बंद कर दें। अब टेक्निकल टर्म्स में अगर कहा जाए तो इसी मुद्दे को इंदिरा गांधी जी ने उठाया, और जो मैंने आपको बताया था सिविल अनरेस्ट वाला जो एक क्लॉज था हमारे संविधान में, आर्टिकल 352 में, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जिस केस में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, वो अपने जो भी उनके सेक्रेटरी होते हैं, फिर संजय गांधी जी जो होते हैं, उनसे बात करते हैं इस बारे में, और 25 जून की शाम को ही वो इमरजेंसी लगाने का फैसला कर लेते हैं। उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनके पास जाके वो इमरजेंसी के ऑर्डर्स के ऊपर साइन करवा लेते हैं। इस समय तक इंदिरा गांधी का जो कैबिनेट था, उनको भी ये बात नहीं पता थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसी रात में जितने भी प्रेस वगैरह के इलाका था, आईटीओ वगैरह का दिल्ली का इलाका था, उसकी बिजली काट दी जाती है ताकि अगले दिन अखबार भी ना छप सके। जो जयप्रकाश की रैली थी या इमरजेंसी थी, ये एकदम से पहले जनता को इसकी खबर ना हो सके। जितने भी बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है रातों रात। जो संजय गांधी थे वो अब कमांड में आ जाते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को फ़ोन किया जाता है, उन्हें बोला जाता है कि आप एक लिस्ट बनाएं, जो भी सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर जिनसे सरकार को खतरा हो सकता है, या ऐसी कोई भी चीज़ है, उन सब की एक लिस्ट बनाएं और सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। उस समय इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे इंदर कुमार गुजराल जी, जो बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने। उन्हें रात को 2 बजे फ़ोन करके बोला जाता है कि अगले दिन सवेरे 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग है। कैबिनेट मीटिंग के बारे में सुन के उनको ऐसा लगता है कि शायद वो सबको ये बताना चाह रहे होंगे कि इस्तीफ़ा देना है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है, अब तो कुछ बचता नहीं है। लेकिन जब सुबह 6 बजे मीटिंग होती है, तो कैबिनेट की मीटिंग में इंदिरा गांधी इस बात की घोषणा करती हैं कि राष्ट्रपति से साइन करवा लिया गया है और देश में आज से इमरजेंसी लागू हो गई है। इसके बाद में इंदिरा गांधी खुद ऑल इंडिया रेडियो पे आते हैं और इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। जनता को वो ये भी बोलते हैं कि परेशान होने की या चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन आज से इमरजेंसी देश में लागू हो गई है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। तुरंत सारे के सारे न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे सेंसरशिप आ जाती है कि जो कुछ भी दिखाया जाएगा वो गवर्नमेंट से अप्रूव होने के बाद ही दिखाया जाएगा। संजय गांधी लिस्ट बनाते हैं, जो भी उनको लगता है कि प्रॉब्लमेटिक हैं, खतरे में व खतरे वाले हैं, उन सब की लिस्ट बनाई जाती है। पुलिस जाके उनको अरेस्ट कर लेती है। अगर कुछ लोग थे जो इस गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट पहुंचते हैं, तो कोर्ट फिर सरकार से पूछता है कि भाई क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या रीजंस हैं। तो कोर्ट को ये जवाब दे दिया जाता है कि बिकॉज देश में इमरजेंसी लगी हुई है, तो सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म हो चुके हैं, किसी को भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए सारी गिरफ्तारियां सही हैं। इस पूरे के पूरे इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी बहुत सारे काम करते हैं। ऐसे काम जो वो करना चाह रहे थे, वो दिल्ली के सुंदरीकरण के नाम पे जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ थी, जो भी थे लोग थे, उन सबको उनकी जगह से हटा के 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर फेंक देते हैं। कई जगह पे गोलियां चलती हैं, दिल्ली में, लखनऊ में कई लोग मारे जाते हैं। इसी के साथ में एक बहुत बड़ा ऐसा कदम था जो संजय गांधी उठाते हैं। उनका ये मानना था कि देश की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या कंट्रोल में नहीं आ रही है, इस वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स भारत में हो रही हैं। तो इसलिए जबरन नसबंदी का एक ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें
शादीशुदा हो, कुंवारा हो, बूढ़ा हो, कुछ भी हो, सबको पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती नसबंदी कराई जाती है। करीब रफ फिगर में अगर कहा जाए तो 9 लाख लोगों की शायद इस पूरे के पूरे टाइम के दौरान में नसबंदी कराई गई थी। पुलिस के पास में अनलिमिटेड पावर आ चुका था। समाचार एजेंसियों को पूरी तरीके से लगाम में रखा हुआ था। नेताओं को पकड़ के जेल में डाला जा रहा था। लोकसभा, विधानसभा के जो चुनाव थे, इवन वो तक रद्द कर दिए गए थे। फाइनली 21 महीने के बाद 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी को समाप्त करने की घोषणा की जाती है। इस दौरान बहुत सारे कानूनों में भी बदलाव किया जाता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिससे कि अब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ने के लिए भी एलिजिबल हो जाती हैं। हालांकि जब चुनाव होते हैं 1977 में तो कांग्रेस बुरी तरीके से हारती है। पहली बार भारत में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है जनता पार्टी की, और मोरारजी देसाई भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इवन जो रायबरेली की सीट थी वो तक इंदिरा गांधी हार जाते हैं। खैर, ये सरकार ज़्यादा समय तक चलती नहीं है। 2 साल बाद 1980 में फिर से चुनाव होते हैं और फिर से कांग्रेस जीतती है। फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बनती है। इवन रायबरेली में भी इंदिरा गांधी जीत जाते हैं। तो ये थी पूरी कहानी इमरजेंसी के उस समय की, कारणों की, और जो जो हुआ उसकी। अब आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।